हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 7th का हिस्ट्री सब्जेक्ट लेसन नंबर 10 द एक्सपांशन ऑफ द मराठा पावर। इस चैप्टर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करने पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स, ब्रीफ आंसर्स, स्मॉल आंसर्स, ऑल टाइप ऑफ आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा मेरी रहती है आप लोगों से, वो है कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। At the beginning of the Maratha War of Independence, the Mughals were on the offensive, whereas the Marathas were on the defensive. This situation, however, was reversed at the end of the War of Independence. The Mughals were thrown on the defensive against the Marathas. In the later half of the 18th century, the Marathas subdued the Mughals and extended the Maratha power to cover practically the whole of India. We shall study this in the present chapter. तो ये इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब ये मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था उस वक्त सबसे पहले मराठास जो है वो डिफेंड कर रहे थे अपने आप को, यानी मुगल्स अटैक कर रहे थे और मराठास डिफेंड कर रहे थे। ये शुरुआत की बात थी, लेकिन जैसे जैसे वॉर चला वैसे वैसे रुख वॉर का इस तरह से बदला कि अब मराठास जो है वो अटैक कर रहे हैं, वो ऑफेंसिव हो गए हैं और मुगल्स जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टोटली उल्टा हो गया स्टार्ट से एंड। और मुगल्स जो है लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में पूरी तरीके से मराठास के अंडर में आ गए थे, यानी मराठा पावर जो है मुगल के पावर से ज्यादा स्ट्रांग साबित हो गया था। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो मराठास ने होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में करीब करीब ले ही लिया था। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रिलीज ऑफ शाहू महाराज। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब, देयर एंस्यूड अ स्ट्रगल अमॉन्ग हिज सन्स फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। प्रिंस अज़म शाह was in the south. At once he marched towards Delhi to seize the imperial throne. Prince Shahu was in his captivity. Azam Shah believed that if Shahu Maharaj was released, there would arise a conflict between him and Maharani Tarabai for the gaddi of the Maratha Chhatrapati. Azam Shah felt that this would sap the Maratha strength and therefore released Shahu Maharaj. तो शाहू महाराज जो है वो बचपन से ही, हमने लास्ट लेसन में देखा था पिछले लेसन में कि शाहू महाराज जो है बचपन से ही मुगल्स के कैप्टिविटी में था, यानी कि उनके कैप्चर में था। तो जब नॉर्थ में औरंगजेब की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद में उसके जितने भी बच्चे थे सभी के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी कि अब दिल्ली का थ्रोन कौन रूल करेगा, दिल्ली के थ्रोन पर कौन बैठेगा। उस वक्त प्रिंस जो है, एक औरंगजेब का एक बेटा आजम शाह, प्रिंस आजम शाह उस वक्त साउथ में रूल कर रहे थे। तो जैसे ही उन्हें ये सब खबर लगी कि ये सब सारे भाई आपस में लड़ रहे हैं कि कौन रूलर बनेगा, वो तुरंत ही नॉर्थ की तरफ उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया, दिल्ली के तरफ, नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि शाहू महाराज को रिलीज कर दिया, अपने कैप्टिविटी से, अपने कब्जे से रिलीज कर दिया, ये सोच के कि शाहू महाराज अगर रिलीज हो जाता है तो शाहू महाराज और महारानी ताराबाई में आपस में फाइट शुरू हो जाएगी, और अगर वो लोग आपस में फाइट करने लग गए मराठास तो उनका पावर ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। तो ये सोचकर उन्होंने छत्रपति शाहू महाराज को रिलीज किया कि छत्रपति शाहू महाराज और महारानी ताराबाई दोनों भी जो गद्दी है, छत्रपति महाराज की जो गद्दी है, थ्रोन है मराठास का, उसके लिए लड़ाई करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने शाहू महाराज को रिलीज किया। कोरोनेशन ऑफ शाहू महाराज। तो अब शाहू महाराज जब रिलीज हो गए और वो वापस से महाराष्ट्र में आए तो उन्होंने किस तरह से अपना कोरोनेशन किया। कोरोनेशन करना यानी कि जब प्रिंस का अभिषेक होता है कि अब वो राजा बनेगा, उसे हम कहते हैं कोरोनेशन, यानी जब राजा बनने का प्रोसेस होता है वो। तो इमीडिएटली आफ्टर हिज रिलीज शाहू महाराज मार्च टुवर्ड्स महाराष्ट्र। He was joined by some Maratha Sardars, but Maharani Tarabai did not accept his claim to the throne.
The armies of Shahu Maharaj and Maharani Tarabai fought a battle at Khed on the bank of the Bhima. Shahu Maharaj won the battle. He captured Satara. He got himself crowned. Satara became the capital of the Maratha kingdom. तो अब जैसे ही शाहू महाराज रिलीज हुए वो सबसे पहले जो है महाराष्ट्र की ओर गए. जब वो महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे, साउथ से जब निकले थे, तो बहुत सारे मराठा सरदार्स ने उन्हें ज्वाइन किया. लेकिन ताराबाई, महारानी ताराबाई ने उन्हें छत्रपति मानने से इनकार कर दिया. और इसी वजह से उन दोनों के बीच में, किसमें, छत्रपति शाहू महाराज और महारानी ताराबाई, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, फाइट हुई. और ये फाइट कहाँ हुई थी? भीमा रिवर पे. ये यहाँ मेंशन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है. दे फॉट अ बैटल एट खेड़ ऑन द बैंक ऑफ द भीमा. बैंक ऑफ द भीमा, भीमा रिवर है. खेड़ जो है विलेज का नाम है. बैटल एट खेड़ प्लेस है एक, एट द बैंक ऑफ द रिवर भीमा. और शाहू महाराज इस फाइट में जीत गए और उन्होंने अपना सतारा में जो है कैपिटल बनाया, सतारा को अपना कैपिटल बनाया और अपने आप को क्राउन किया, यानी जो सिंहासन पे वो विराजमान हो गए. एंड सतारा बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम. उस वक्त शाहू महाराज ने खेड़ में महारानी ताराबाई को हराया ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर भीमा. फॉर अ while the mutual opposition between Maharani Tarabai and Shahu Maharaj continued. Maharani Tarabai proclaimed her minor son Shivaji too as the Chhatrapati at Panhala in 1710 CE. This gave rise to an independent Maratha kingdom at Kolhapur besides the one at Satara. अब क्या हो गया? खेड़ पर तो उन्होंने छत्रपति शाहू महाराज ने महारानी ताराबाई को हरा दिया, लेकिन फिर भी उनके बीच में जो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट थी वो अभी भी चल रही थी, क्योंकि ताराबाई शाहू महाराज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी एज छत्रपति. तो इसी बीच ताराबाई ने क्या किया? महारानी ताराबाई ने अपने बेटे, अपने छोटे बेटे मतलब माइनर सन, मतलब लीगल एज से छोटा, जो लीगल एज होता है, जैसे आज हम अगर बात करते हैं लीगल एज की, तो 18 इयर्स लीगल एज कहा जाता है. 18 इयर्स के अगर हो गए तो आप लीगल हो, मतलब आपका बैंक में अकाउंट हो सकता है, आप आपके मन से डिसीजन ले सकते हो. लेकिन 18 इयर्स के पहले आप माइनर कहे जाते हो, यू आर कॉल्ड माइनर. तो महारानी ताराबाई का जो बेटा था वो माइनर था, उसका नाम था शिवाजी 2, और उन्होंने शिवाजी 2 को प्रोक्लेम कर दिया कि ये आज से तुम्हारा छत्रपति है. और ये कहां पर किया उन्होंने? पन्हाला में इन द ईयर 1710 CE. तो इसके वजह से एक और मराठा किंगडम आ गया कोल्हापुर में. सतारा में तो ऑलरेडी था ही, जहां पर शाहू महाराज ने अपने आप को कोरोनेशन किया था अपना. अब ये पन्हाला में भी आ गया जो कोल्हापुर है. तो यहाँ पे दो कैपिटल्स हो गए. इसके ऊपर एक आंसर भी है, ये मैंने आपको आंसर सेक्शन में दिया है. The early part of Shahu Maharaj's life was spent in the Mughal camps, so he had seen Mughal politics from close quarters. He knew the finer points of Mughal and especially North Indian politics. अब जो शाहू महाराज की बचपन की लाइफ थी, जो अर्ली लाइफ थी, वो उन्होंने पूरी तरीके से मुगल कैंप में बिताया था, क्योंकि वो तो बचपन में ही जब छोटे थे तभी वो कैप्चर कर लिए गए थे. तो वो उन्होंने अपना जो बचपन है पूरा मुगल कैंप में बिताया था, और इसी वजह से मुगल पॉलिटिक्स को बहुत ही करीब से जानते थे कि किस तरीके से मुगल्स का जो प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, कहाँ पर वो स्ट्रांग है, कहाँ पर वो वीक है. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वो मुगल्स को जानते थे. ही न्यू द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द मुगल एम्पायर वेरी वेल. उनके कमजोरियां, उनके ताकत सब जानते थे मुगल एम्पायर के. ऑल्सो ही वॉज एक्वेंटेड विद द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द मुगल कोर्ट. साथ ही साथ मुगल कोर्ट में जितने भी इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, इन्फ्लुएंशियल पीपल मतलब जिनकी बातों में दम है, यानी जो कहते हैं वैसा किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं इन्फ्लुएंशियल पीपल. कि अगर किसी ने कहा है कि ये चीज़ ऐसे होनी है तो वो वैसे ही होगी, उसे कहते हैं इन्फ्लुएंशियल पीपल. तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पीपल को जानते थे मुगल कोर्ट में, क्योंकि वही रहते थे, सभी को जानते थे इन द मुगल कोर्ट. So all these factors helped him deciding the new direction of Maratha politics in the changing circumstances. तो इसके वजह से उनके लिए फायदे की बात ये थी कि क्योंकि उनको मुगल्स के बारे में पूरी तरीके से जानकारी थी, तो नई पॉलिसीज कैसे बनानी है, नए किस डायरेक्शन में उनको पॉलिटिक्स बनानी है, वो उनको अच्छा खासा इसकी नॉलेज थी.
Aurangzeb's successors had given up his policy of destroying the Maratha power, so the Marathas adopted a new policy. Instead of fighting with the Mughal power, they decided to protect it and expand their own empire in that role. They believed that restoring an old temple is as good as building a new one. अब औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने मराठास को डिस्ट्रॉय करने की पॉलिसी को गिव अप कर दिया था। मतलब औरंगजेब जब तक औरंगजेब थे उनका यही काम था कि मराठास को उनको डिस्ट्रॉय करना था। उनका एक ही सपना था। पूरी लाइफ 25 साल उन्होंने निकाल दिए मराठास के साथ में लड़ते लड़ते। लेकिन जो औरंगजेब के सक्सेसर्स थे वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मराठास के साथ लड़ना बंद कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश बंद कर दी। तो अब मराठास ने भी नई पॉलिसी अडॉप्ट की। उन्होंने क्या किया कि अब मुगल्स के साथ फाइट करने की बजाय उन्होंने मुगल्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया और इसी बहाने उन्होंने अपना जो एम्पायर है धीरे धीरे पूरा बढ़ा दिया। यानी अपना एम्पायर बढ़ाते हुए मुगल्स को प्रोटेक्ट करते हुए वो अपना काम कर रहे थे, अपने आप को बिल्ड कर रहे थे, क्योंकि वो ये बिलीव करते थे कि पुराने मंदिर को ठीक करना और नया मंदिर बनाना बिल्कुल एक समान है। तो या तो वो नया एम्पायर बनाए या तो जो ऑलरेडी उनके पास एम्पायर है उसको ठीक करे। तो उन्होंने यही बेटर समझा कि जो एम्पायर उनके पास ऑलरेडी है उसी को और स्ट्रांग बनाए। इसीलिए उन्होंने मुगल्स को डिस्ट्रॉय करने की बजाय उनको प्रोटेक्ट करना चाहा और उनके ही मदद से ऑल ओवर इंडिया अपना रूल भी बनाया। The Mughal power faced the threat of the Irani and Afghani invaders from the northwest and also of the local Pathan, local Rajput, Jat and Rohilla rulers. The internal competition and tussle in the court had also weakened the Mughal power. Due to all these, the Delhi court needed the help of the Marathas. अब मुगल्स भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे औरंगजेब के डेथ के बाद में। मुगल्स को हमेशा ये डर सताता था कि ईरानीज एंड अफगानीज जो कि इन्वेडर्स थे, जो आते थे इंडिया में और इंडिया को लूट के चले जाते थे, तो ये आते थे नॉर्थ वेस्ट से, क्योंकि दिल्ली नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट से ये आते थे रूलर्स ईरानी एंड अफगानी, और वो लूट के जाते थे। और जो लोकल पीपल थे जैसे पठान्स थे, राजपूत थे, जट थे, रोहिलास थे, ये सब भी मुगल्स को परेशान कर रहे थे, ये सब भी मुगल्स के खिलाफ ही थे। तो और उनके अंदर जो है काफी टफ कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि ये सारे जो है ना राजपूत, जट, रोहिलास, पठान, ये सब मुगल कोर्ट के सरदार्स थे। इसीलिए इंटरनली जो है मुगल्स जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इन सभी सरदार्स के क्वारल्स के वजह से, डिस्प्यूट्स के वजह से। तो मुगल का ऑफ कोर्स कोर्ट जो है एकदम वीक हो गया। एंड ड्यू टू ऑल दिस द दिल्ली कोर्ट नीडेड द हेल्प ऑफ द मराठास, क्योंकि कोर्ट में इंटरनल स्ट्रक्चर ही अगर वीक है तो वो बाहर से कैसे अपने आप को स्ट्रांग साबित करेंगे, बाहर से कैसे लड़ेंगे। इसीलिए इन सब के वजह से उनको मराठास की हेल्प चाहिए थी। बालाजी विश्वनाथ, आफ्टर शाहू महाराज वॉज रिलीज्ड बाय द मुगल्स, he made Balaji Vishwanath a Peshwa. Balaji hailed from Srivardhan in Konkan. He was competent and experienced. He convinced many Sardars that Shahu Maharaj was the real heir of the Maratha Empire and made them join hands with him. अब बालाजी विश्वनाथ कौन थे? जब शाहू महाराज को रिलीज किया गया था मुगल्स के द्वारा, तब शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। और बालाजी विश्वनाथ जो है वो श्रीवर्धन के हैं, श्रीवर्धन से थे, जो कि कोंकण एरिया में आता है। एंड वो बहुत ही कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस थे। कॉम्पिटेंट मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो लोगों को टफ कंपटीशन दे सकते थे, हरा सकते थे, लोगों को अपनी तरफ कर सकते थे, और काफी उनको पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस भी था। और इसी वजह से उनको पेशवा बनाया गया। और पेशवा बनने के बाद में उन्होंने बहुत सारे सरदार्स को शाहू महाराज के तरफ खींचा और उन्होंने ये कहा कि शाहू महाराज ही हमारे असली राजा है, और उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की कि वो शाहू महाराज के साथ ही हाथ मिलाए। कान्होजी आंग्रे वॉज द चीफ ऑफ द मराठा नेवी. He chose to side with Maharani Tarabai and attacked the territories of Shahu Maharaj. This gave rise to a difficult situation. Under these circumstances, Shahu Maharaj sent Balaji to fight against Kanhoji Angre. Balaji avoided the war and won Kanhoji over to Shahu Maharaj's side.
अब कान्होजी आंग्रे एक जो चीफ थे वो थे मराठा नेवी के चीफ, मराठा का जो भी नेवी था उसके चीफ थे। और हालांकि कान्होजी आंग्रे जो है शाहू महाराज के साइड में नहीं थे, वो महारानी ताराबाई के साइड में थे। तो शाहू महाराज ने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ को भेजा कान्होजी आंग्रे से लड़ने के लिए। लेकिन बालाजी विश्वनाथ बहुत ही समझदार थे। उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विथ कान्होजी आंग्रे, उन्होंने कान्होजी आंग्रे को अपनी तरफ कर लिया। कान्होजी आंग्रे को लड़कर हराने की बजाय उन्होंने कान्होजी आंग्रे को शाहू महाराज की तरफ कर दिया। चौथाई एंड सरदेशमुखी राइट्स। After strengthening the position of Shahu Maharaj in Maharashtra, Balaji turned his attention to the politics in the north. The Delhi court, after the death of Emperor Aurangzeb, was marked by bickering and confusion. The Said brothers, Abdullah Hassan and Hussein Ali, had become very influential. With their help, in 1719 CE, Balaji obtained from the Mughal emperor the grants or sanads to collect Chauthai and Sardeshmukhi from the Mughal territory in the Deccan. These sanads gave the Marathas the right to collect 1/4 part Chauthai and 1/10 part Sardeshmukhi of the revenue from the Mughal territory in the Deccan. अब इसका मतलब ये है कि शाहू महाराज का पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के बाद में, महाराष्ट्र में शाहू महाराज का पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के बाद बालाजी ने जो है अपना ध्यान डाइवर्ट किया टुवर्ड्स नॉर्थ पॉलिटिक्स। और वहां पर जो दिल्ली कोर्ट में एम्परर औरंगजेब के मरने के बाद में जो उनके सभी जो बच्चे थे उनमें लड़ाइयां चल रही थी ना, तो इसी का फायदा उठाते हुए वहां पे दो सैयद ब्रदर्स थे, सईद ब्रदर्स अब्दुल्ला हसन एंड हुसैन अली, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो गए थे क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद में उनके बच्चों में आपस में ही लड़ाई चल रही थी। तो इसका फायदा इन दोनों ब्रदर्स ने उठाया। औरंगजेब वो कोर्ट, मुगल कोर्ट के ही हिस्सा थे, लेकिन उनकी काफी चलती थी वहां पे। तो अब्दुल्ला हसन एंड हुसैन अली ये दो जो है मुगल कोर्ट के ही हिस्से थे, लेकिन इनकी काफी चलती थी, इसीलिए वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स माने जाते थे। और उनकी मदद से 1719 सीई में बालाजी ने मुगल एम्परर से मराठास के लिए दो राइट्स उन्होंने ग्रांट करवाए। दो राइट्स ग्रांट करवाए मतलब क्या क्या राइट थे, एक तो मुगल टेरिटरी में टैक्स जो कलेक्शन है चौथाई और सरदेशमुखी वो मराठास करेंगे। चौथाई क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, और सरदेशमुखी क्या है, 1/10 पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। मतलब जो भी इनकम है उसका 1/4 पार्ट जो है वो चौथाई मराठास को मिलेगा एज अ टैक्स, और जो भी इनकम का जो सरदेशमुखी राइट्स है दैट इज 1/10 पार्ट ऑफ द रेवेन्यू वो भी मराठास को मिलेगा। और ये जितने भी मुगल टेरिटरीज है डेक्कन प्लेटो में, उन सभी जगहों पर ये राइट्स चौथाई एंड सरदेशमुखी राइट्स मुगल टेरिटरी से कलेक्ट करने के ग्रांट्स, सनद्स ये बालाजी विश्वनाथ ने लिए। अब बालाजी विश्वनाथ ने ये ग्रांट का मतलब क्या है, सनद का मतलब क्या है, इनका मतलब होता है परमिशन, और यू कैन से एग्रीमेंट, और यू कैन से मोनोपोली, और यू कैन से पेटेंट। मतलब इनके अलावा और कोई ये नहीं करेगा। ये बहुत सारे मतलब होते हैं ग्रांट्स के या सनद के, लेकिन इन सभी का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ मराठास ही ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। तो बाजीराव वन, आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, शाहू महाराज अपॉइंटेड बालाजी's son Bajirao I the Peshwa in 1720 CE. He expanded the Maratha Empire during his term of 20 years. अब बालाजी विश्वनाथ के डेथ के बाद में बाजीराव वन जो बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे उनको पेशवा अपॉइंट किया शाहू महाराज ने। और ये जो थे बाजीराव वन, इन्होंने 20 इयर्स तक मुगल मराठा एम्पायर को, नॉट मुगल सॉरी, इन्होंने 20 साल तक मराठा एम्पायर में सर्व किया, और इस दौरान उन्होंने मराठा एम्पायर को बहुत ही ज्यादा एक्सपांड किया। निजाम्स डिफीट एट पालखेड़। The Mughal Emperor Farrukh Sir appointed Nizam ul Mulk the Subedar of Deccan. In 1713 CE, Nizam tried to establish his separate existence at Hyderabad. The emperor had given the Marathas the rights to recover Chauthai Sardeshmukhi from the Mughal areas. Nizam was against it. He captured some parts of the Pune Pargana. Bajirao decided to checkmate the Nizam.
he defeated the Nizam at Palkhed near Aurangabad. The Nizam accepted the Maratha right to collect Chauthai Sardeshmukhi. मुगल एम्परर फारूक सियर, उन्होंने निजाम उल मुल्क को डेक्कन का सूबेदार अपॉइंट किया. किसे अपॉइंट किया डेक्कन का सूबेदार? निजाम उल मुल्क. और कौन था मुगल एम्परर उस वक्त? फारूक सियार. ये फिलअप के लिए पूछ सकते हैं. तो 1713 में निजाम ने क्या किया? उसने अपना एक अलग एग्जिस्टेंस बनाने की कोशिश की हैदराबाद में. और एम्परर ने जो राइट्स मराठास को दी थी सरदेशमुखी और चौथाई कलेक्ट करने की मुगल टेरिटरी से, उसको इन्होंने मानने से मना कर दिया निजाम ने, कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कि आई विल नॉट अलाउ, कि मैं अलाउ नहीं करूंगा मराठास को ये राइट्स, ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए. तो निजाम और प्लस निजाम ने क्या किया? पुणे परगना के बहुत सारे पार्ट्स को कैप्चर भी कर लिया. एक तो वो चौथाई सरदेशमुखी जो टैक्स ग्रैंड सनद्स हमको मिल चुके थे मराठास को, वो भी उसने मना कर दिया कि वो नहीं देने देगा, मराठास को नहीं लेने देगा. और प्लस उन्होंने पुणे परगना के कुछ पार्ट्स को भी कैप्चर कर लिया. तो बाजीराव वन ने अभी डिसाइड कर लिया कि अभी इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा. तो इसीलिए बाजीराव वन ने निजाम को डिफीट किया पालखेड़ में, पालखेड़ नियर औरंगाबाद. और निजाम ने फाइनली जब निजाम हार गया तो उसने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली और उसने मराठास की जो मराठास का जो राइट था टू कलेक्ट चौथाई एंड सरदेशमुखी, उसको एक्सेप्ट कर लिया. क्योंकि अब उसके पास कुछ चारा भी नहीं था, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ा क्योंकि वो हार चुका था मराठास के हाथ से. As the Mughal power had become weak, Bajirao knew that there was more scope to expand the empire towards northern side. शाहू महाराज supported his policy. अब मुगल पावर ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका था क्योंकि अंदर आपस में उससे इतनी लड़ाइयां चल ही रही थी. तो और बाजीराव को ये बात बराबर पता थी कि मुगल एम्पायर इज कंप्लीटली शेकन फ्रॉम विद इन. उनको पूरा पता था और उनको ये भी पता था कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप है अपना मराठा टेरिटरी एक्सपांड करने का. और शाहू महाराज भी उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत थे. Malwa in today's Madhya Pradesh was a part of the Mughal Empire. Bajirao sent Malhar Rao Holkar, Ranoji Shinde and Udaji Pawar under the leadership of his brother Chimaji Appa to Malwa. There they strengthened the posts. अब मालवा जो है आज के मध्य प्रदेश का एक पार्ट, उस वक्त मुगल एम्पायर का जो पार्ट था आज का मध्य प्रदेश है मालवा. तो बाजीराव ने क्या किया? उसने मल्हार राव होलकर, रानोजी शिंदे और उदाजी पवार, ये 3 मराठा ऑफिसर्स हैं या सूबेदार आप बोल सकते हो, उनको भेजा अपने भाई के लीडरशिप के अंडर में, मतलब भाई के साथ में, भाई के लीडरशिप के अंडर में इन तीनों ऑफिसर्स को भेजा मालवा. और उन्होंने वहां पर तीनों चारों ने मिलकर मालवा में जो अपना मराठास का पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया. तो व्हाट इज मालवास? मालवा इज टुडेज मध्य प्रदेश. चिमाजी अप्पा के गाइडेंस में, चिमाजी अप्पा के लीडरशिप के अंडर में बाजीराव ने मल्हार राव होलकर, रानोजी शिंदे, उदाजी पवार को भेजा मालवा, वहां पर अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए. बुंदेलखंड. बुंदेलखंड मीन्स सम पार्ट ऑफ टुडेज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, एरियाज अराउंड झांसी, पन्ना एंड सागर. तो उस वक्त का बुंदेलखंड मतलब आज के कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के हैं तो कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश के हैं. और सम एरियाज अराउंड झांसी, पन्ना और सागर, यहाँ के आसपास के एरियाज उस वक्त का बुंदेलखंड था. किंग छत्रसाल हैड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन किंगडम इन बुंदेलखंड. द मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगुश ऑफ अलाहाबाद अटैक्ड बुंदेलखंड एंड हैड डिफीटेड छत्रसाल. छत्रसाल अपील टू बाजीराव फॉर हेल्प. किंग छत्रसाल ने अपना खुद का एक किंगडम एस्टैब्लिश किया था बुंदेलखंड में, लेकिन जो मुगल सूबेदार था मोहम्मद खान बंगुश, उन्होंने जो है वो इलाहाबाद से आया था और उसने बुंदेलखंड के ऊपर अटैक कर दिया. किसने अटैक किया बुंदेलखंड पे? मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगुश ऑफ इलाहाबाद. आई विल रिपीट, मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगुश ऑफ इलाहाबाद, इसने अटैक किया बुंदेलखंड पे और छत्रसाल को हरा दिया. अब छत्रसाल हार गया तो उसने किसको अप्रोच किया? उसने बाजीराव को अप्रोच किया कि तुम मेरी मदद करो, मैं हार चुका हूं, मुझे वापस से मेरा एम्पायर दिलाओ. बाजीराव took a large army and went to Bundelkhand. He defeated Bangush. Chhatrasal honored Bajirao. This is how Marathas established their supremacy in Malwa and Bundelkhand.
तो बाजीराव को जब याद किया छत्रसाल ने, तो बाजीराव बहुत बड़ी आर्मी लेकर गया बुंदेलखंड, उसने बंगुश को हरा दिया और छत्रसाल ने बाजीराव का फिर ऑनर किया कि अरे तुम मेरे लिए बहुत ग्रेट हो, तुमने मेरी बहुत मदद की, बहुत ऑनर किया उसको। और इस तरह से मराठास ने अपनी सुप्रीमेसी मालवा और बुंदेलखंड दोनों जगह पे बना ली। बाजीराव डिमांडेड फ्रॉम द एम्परर द ऑफिस ऑफ द सूबेदार ऑफ मालवा। तो बाजीराव ने क्या किया, डिमांड किया एम्परर से कि मुझे सूबेदार का ऑफिस चाहिए मालवा का, मालवा की सूबेदारी मेरे पास ही रहेगी और कोई नहीं लेगा। एज द एम्परर डिक्लाइंड दिस डिमांड, बाजीराव मार्च्ड ऑन दिल्ली इन 1737 CE। द मुगल्स वर टेकन बाय सरप्राइज। तो बाजीराव ने एम्परर से डिमांड किया कि मालवा का सूबेदारशिप मुझे ही चाहिए, लेकिन एम्परर ने मना कर दिया। तो जैसे ही एम्परर ने मना कर दिया, बाजीराव निकल गया दिल्ली की तरफ मार्च करने मुगल्स के खिलाफ। अब मुगल्स सारे के सारे सरप्राइज हो गए कि अरे ये क्या हो गया, हम पर अटैक करने आ गए। डू यू नो में छत्रसाल रोट अ लेटर टू बाजीराव, इन दैट ही रोट, जो गत आज आह गजेंद्र की वह गत आई है आज, बाजी जान बुंदेल की बाजी रखो लाज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसे हाथी का पैर जो है, कोई क्रोकोडाइल जो है पानी में रहने वाला क्रोकोडाइल के मुंह में आ गया है हाथी का पैर, और अब तुम ही हो जो मुझे सेव कर सकते हो। तो ये छत्रसाल ने एक लेटर लिखा था बाजीराव को ना, बुलाया था ना हेल्प करने के लिए जब बंगुश ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था तब। द बैटल ऑफ भोपाल। The emperor felt uneasy on account of Bajiraw's Delhi expedition. He invited the Nizam to protect Delhi. Nizam marched against Bajirao with his huge army. Bajirao defeated him at Bhopal. Nizam agreed to secure the sanad of Malwa Subedari for the Marathas from the Badshah. अब एम्परर ने तो मना कर दिया कि मैं आपको सूबेदारी नहीं दूंगा मालवा की, तो बाजीराव ने अपना मोर्चा लेके निकल गए अपने बड़ी सी आर्मी के साथ में। तो एम्परर एकदम सरप्राइज हो गए, तो उन्होंने क्या किया, निजाम से हेल्प मांगी कि तुम मुझे हेल्प करो। निजाम अपनी सेना लेकर निकल गया बाजीराव से लड़ने के लिए। बाजीराव ने भोपाल पे निजाम की सेना को हरा दिया। अब निजाम एग्रीड, तो हार गया तो उसको जो भी वो बोलेगा बाजीराव वो मानना ही पड़ेगा। तो निजाम ने मान लिया कि ठीक है, उनको मालवा की सूबेदारी चाहिए, सनद चाहिए, तो वो मालवा की सूबेदारी बादशाह से कहकर उनको दिलवा देंगे, मराठास को दिलवाएंगे। यानी कि निजाम रेडी हो गया है बादशाह को मनाने के लिए कि वो मराठास को सनद दे दे, मालवा की सूबेदारी दे दे। द डिफीट ऑफ पोर्चुगीज। द टेरिटरीज ऑफ वसई एंड थाने ऑन द कोंकण कोस्ट वर इन द पोजीशन ऑफ द पोर्चुगीज। द पोर्चुगीज रूलर्स oppressed their subjects. Bajirao sent his brother Chimaji Appa to subdue the Portuguese. Chimaji conquered Thane and adjacent areas. In 1739 CE, he laid siege to the Vasai fort. The fort was very strong. The Portuguese had a powerful artillery. In spite of all this, Chimaji continued the siege with perseverance and forced the Portuguese to surrender. The fort of Vasai and large parts of the Portuguese territory passed into the hands of the Marathas. अब पोर्चुगीज कैसे हारे वो हम देखेंगे। जो वसई और थाने के जो टेरिटरीज है जो कोंकण कोस्ट पे आते हैं, वो सारे के सारे पोर्चुगीज के अंडर में थे। कहाँ के टेरिटरीज, वसई और थाने जो कोंकण कोस्ट की तरफ आते हैं, वो सारा का सारा पोर्चुगीज के अंडर में था। और पोर्चुगीज जो है अपने सब्जेक्ट्स को बहुत ही ऑप्रेस करते थे, बहुत ही तंग करते थे, परेशान करते थे। तो बाजीराव ने क्या किया, बाजीराव ने अपने भाई को दैट इज चिमाजी अप्पा को भेजा कि वो पोर्चुगीज को सबक सिखा सके या पोर्चुगीज के साथ लड़ सके। तो चिमाजी अप्पा जो है वो गए और उन्होंने थाने और थाने के जो एडजेसेंट एरियाज थे वो सारे के सारे कॉन्कर कर लिए, कैप्चर कर लिए, अपने कब्जे में ले लिए। फिर 1739 CE में उन्होंने वसई फोर्ट जो है पोर्चुगीज के अंडर में जो था, वसई फोर्ट के नीचे अपना डेरा डाल दिया। ही लेड सेज एट द वसई फोर्ट। और ये फोर्ट बहुत ही स्ट्रांग था और पोर्चुगीज के पास में भी बहुत ही स्ट्रांग आर्टिलरी थी। आर्टिलरी मीन्स वेपन्स, बहुत स्ट्रांग आर्टिलरी थी पोर्चुगीज के पास में। ये सब होने के बावजूद, यानी इतना स्ट्रांग फोर्ट और इतना पावरफुल आर्टिलरी, ये सब पोर्चुगीज के पास था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चिमाजी अप्पा ने गिव अप नहीं किया। वे वही वसई फोर्ट के आसपास उधर ही अपना डेरा लगाए बैठे थे और लार्ज पार्ट्स ऑफ पोर्चुगीज टेरिटरीज उनके हाथ में धीरे धीरे
मराठास के हाथ में चली गई। चिमाजी अप्पा ने हार नहीं मानी, वो वहीं बैठे रहे और उन्होंने पोर्चुगीज को फोर्स किया सरेंडर करने के लिए। फाइनली पोर्चुगीज ने सरेंडर किया और मैक्सिमम टेरिटरी जो थी वसैयन थाने की वो मराठास के अंडर में आ गई। डेथ ऑफ बाजीराव। नादिर शाह द एम्परर ऑफ ईरान इन्वेडेड इंडिया। Following the order of Shahu Maharaj, Bajirao set out for the north with a big army to defend the Mughal power. By the time he reached Burhanpur, Nadir Shah had returned to Iran with an enormous booty looted from Delhi. In April 1740, Bajirao breathed his last at Rawalkhedi on the banks of the Narmada. तो नादिर शाह जो था वो एम्परर ऑफ ईरान, ईरान के एम्परर थे। उन्होंने कई बार आए इंडिया में और इंडिया को लूट के चले गए। ही ऑलवेज इन्वेडेड इंडिया, नादिर शाह। तो शाहू महाराज ने बाजीराव को ऑर्डर दिया कि तुम जाओ और नादिर शाह के साथ लड़ो। तो जो बाजीराव है वो अपनी बड़ी सी सेना लेकर निकल गए, लेकिन जब तक वो दिल्ली पहुंचते मुगल पावर को बचाने के लिए या जो कुछ करने के लिए, तब तक तो नादिर शाह वहां से अपना लूट पाट कर चला गया था, वापस से अपने ईरान चला गया था। और वहीं पर अप्रैल में 1740 में, इन द ईयर 1740 में बाजीराव जो है उन्होंने अपने आखिरी सांसें ली रावरखेड़ी में, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा। ये फिलअप के लिए पूछ सकते हैं, रावरखेड़ी प्लेस का नाम है। वेयर डिड बाजीराव ब्रीथेड हिज लास्ट? एट रावरखेड़ी ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा। बाजीराव वॉज अ ग्रेट जनरल. With his valor, he established the Maratha supremacy in the north. He won status for the Maratha power as a formidable power in the whole of India. बाजीराव एक बहुत ही ग्रेट जनरल था, बहुत ही बड़ा ऑफिसर, बहुत ही महान ऑफिसर थे। जनरल मतलब जो रूलर बोलते हैं, रूलर का मेन राइट हैंड जो बोलते हैं, जो सारा कामकाज देखते हैं, एक्सपीडिशंस वगैरह देखते हैं वो। तो उन्होंने अपनी ब्रेवरी से, वेलो मीन्स ब्रेवरी, मराठा सुप्रीमेसी नॉर्थ में भी इस्टेब्लिश कर ली। एंड उन्होंने मराठा पावर को एक प्रॉपर स्टेटस दिलाया। उन्होंने मराठा पावर को एक अच्छा स्टेटस दिलाया, ऑफ पावरफुल स्टेटस दिलाया, और इतना पावर दिया कि वो होल ऑफ इंडिया पे कैप्चर कर सके वैसा। इन हिज टाइम द शिंदे, होलकर, पवार, गायकवाड़ फैमिलीज अटेन्ड प्रोमिनेंस। और उसी के टाइम पे, यानी बाजीराव वन के ही टाइम पे, जो शिंदेस, होलकर्स, पवार, गायकवाड़, ये जो फैमिलीज थे इनको भी काफी इम्पोर्टेंस मिली। मतलब ये भी काफी सामने आए कि हाँ ये भी बहुत ब्रेव है और इन्होंने भी बहुत कुछ किया है मराठा एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसी के साथ मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है इस चैप्टर का। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, लिंक में आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी आपको अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।